हाय दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमें इस ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे पास में जो मैथमेटिक्स था, तो उस मैथमेटिक्स में इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, आज सबसे पहले हम वो जानेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि आप कुतुब मीनार घूमने गए हो और आपको क्या करना है, इस कुतुब मीनार की हाइट पता करनी है। अब भाई कुतुब मीनार इतना बड़ा है, तो क्या आपके पास में कोई इतना बड़ा टेप है जिससे आप मेजर कर लोगे? नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यदि मुझे इस कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हेल्प मेजर कर सकता हूँ। बस मुझे किस चीज़ों की जरूरत होगी, मुझे इस कुतुब मीनार से जिस डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूँ, ये डिस्टेंस तो मैं आराम से मेजर कर सकता हूँ। साथ में मुझे मेजर करना होगा कि भाई जो जब मैं इसे देखता हूँ तो इसका जो टॉप का एंगल बन रहा है वो मुझसे कितने का एंगल बन रहा है। यदि मेरे पास में ये एंगल हो और ये साइड हो तो मैं आराम से इसकी ये हाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये कि ये रिवर है और मैं अपने घर के बालकनी पे खड़ा हूँ और मुझे इस रिवर की चौड़ाई निकालनी है। और यहाँ पर जो एक व्यक्ति खड़ा है मंदिर के पास में, और मुझे देखना है कि भैया ये मेरी रिवर से कितनी दूर पर खड़ा हुआ है। यदि मुझे इसका ये एंगल पता हो और मेरी छत की बालकनी की हाइट तो मुझे बिल्कुल आसानी से पता रहेगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई ये जो रिवर की चौड़ाई है ये मैं बहुत ही ईजी से मेजर कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। सेम आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, बोले कि सर ये तो हम टेप से भी मेजर कर लेंगे या दूसरी चीज से भी कर लेंगे। ठीक है भाई, ये तो आप कर लोगे, लेकिन मैं मानो कि ये कोई गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। ठीक है, अब इसे आपको इसकी हाइट मेजर करना हो कि ये अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर उड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। पहले स्टार्ट तो ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से ही हुआ था, लेकिन आज हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपकी 10th क्लास के अंदर बस इसका बेसिक है, तो हम इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपके 10th क्लास में सिर्फ 90 एंगल से लेके 0 एंगल तक की बात की गई है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री इससे ऊपर भी लगती है, पर आपकी जो सिलेबस में है वो इतना ही है, तो हम इसको इतना ही लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, ऑल द सिचुएशन गिव अबव द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय द यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक व्हिच कैन कम अंडर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई हमें इसकी लेंथ या हाइट मेजर करनी हो या डिस्टेंस मेजर करनी हो कि ये कितनी दूर है, तो इसे हम मैथमेटिक एक जो मैथमेटिक टेक्निक है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं उसका यूज करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखें ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को यदि मैं ब्रेक करूं तो ट्राई, गन एंड मेट्रॉन, इसके 3 अलग अलग वर्ड होते हैं, जिसमें ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब 3 साइडों का मेजरमेंट आपका क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। हम बात करें तो साइड और एंगल, आप आज तक आपने जितने भी तरीके की ट्राइंगल पढ़े हैं तो उसमें आप क्या करते हो, या तो सिर्फ ट्राइंगलों की साइडों का रेशियो निकालते हो, या ट्राइंगलों की साइड का बात करते हो, या उनके एंगल का सेपरेट सेपरेट, है ना। या तो सिर्फ एंगल एंगल की बात होगी या सिर्फ साइड साइड की बात होगी। साइड और एंगल को हमने आज तक एक साथ कभी नहीं लिया है। या तो आपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा है, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि भैया जैसे सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल में हम बात करते हैं कि जो साइड है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उनका रेशियो सेम होता है। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि इसका इतना एंगल होगा तो इतनी साइड होगी। साइड और एंगल के बारे में हम आज तक नहीं बता पाए थे। ठीक है, हम सेपरेट सेपरेट या तो सिर्फ एंगल की बात करते थे, जैसे कि भैया आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें 2 एंगल इक्वल होंगे। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों ही एंगल इक्वल होंगे और 60 के होंगे। तो इस तरह से या तो हम सिर्फ एंगल्स की बात करते थे या सिर्फ साइड की बात करते थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन देखते हैं। भैया साइड यदि हमें दी हुई हो तो हम एंगल कैसे बता सकते हैं, या कोई हमें एंगल दिया हो तो हम साइड कैसे बता सकते हैं। और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है राइट एंगल ट्राइंगल से। किससे, राइट एंगल ट्राइंगल से। और ये मैथमेटिक्स आपको इसी साल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए सिर्फ हम हमारी स्टडी जो रखेंगे वो सिर्फ इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल तक ही सीमित रखेंगे। बाकी इसे और भी जगह पर लगाया जा सकता है, किसी भी तरह के ट्राइंगल के अंदर, किसी भी तरह के शेप्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। पर जो आपका 10th क्लास में है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर है, तो हम यहीं तक सीमित रहेंगे ताकि आपको ज्यादा, क्योंकि ये भी आपके लिए समझना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मैथमेटिक्स आ रहा है, आपने 9
फर्स्ट क्लास से लेकर 9 तक अभी तक इस ट्रिग्नोमेट्री को कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप ट्रिग्नोमेट्री को देख रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि भाई इसी में सीमित रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो जब कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अभी तक क्या पता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास में, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है। तो बच्चा आपको ये तो पता होगा, जो एंगल 90 होता है उसके सामने की साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो हाइपोटेनियस आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, जो 90 डिग्री होगा जस्ट उसके सामने वाली लाइन जो होगी वो आपकी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास में ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो एबीसी में कोई भी ट्राइंगल हो, जिस जगह पर 90 बन रहा है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा, आपको ये भी पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब इसमें से मान लो एंगल बी जो है वो 90 हो गया, तो बाकी दो बचे जो एंगल है वो 90 से छोटे होंगे, मतलब कि क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और हम इन्हीं एक्यूट एंगल की यहाँ पे बात करेंगे, हम ऑब्टूस एंगल पे नहीं जाएंगे। और आपको कंफर्म है कि भैया एक एंगल 90 है, तो 100% बाकी के दो बचे हैं वो 90 से छोटे ही होंगे, तभी एक ट्राइंगल बन रहा है, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है, और एक 90 हो गया है, तो 100% इन दोनों का सम 90 के बराबर है, मतलब कि दोनों ही 90 से छोटे होंगे, तभी उनका सम 90 आ रहा है। ओके, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद में अब भाई यदि आपको एंगल इस जगह पर दिया हो, कहां पर दिया हो, एंगल सी पर दिया हो, तो एंगल सी पर दिया हो तो आपके लिए जो परपेंडिकुलर होगी बच्चा वो इसके सामने वाली साइड होगी। जिस जगह पर आपको एंगल दिया होगा उसके सामने वाली साइड को अपन परपेंडिकुलर कहते हैं। मान लो एक ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है आपके पास में, ये बना हुआ है ए बी सी, हमारे ये 90 है, तो इसके सामने वाली लाइन को तो हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। लेकिन जो एंगल, मान लो कि एंगल ए, यहाँ पर आपको कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, है ना, अपन एंगल को मैक्सिमम टाइम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका यूज एंगल के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अब ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला जो लाइन होगी ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगी। तो हमें याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है जो लेटी हुई लाइन है वही हमेशा बेस बने, बेस कोई भी हो सकता है। आपको दो लाइनों का हमेशा पता होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस और दूसरा परपेंडिकुलर। तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी। बची हुई साइड आपकी क्या कहला जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है। बची हुई साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस तो कभी भी चेंज नहीं होती, जो 90 के सामने की साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। आपको ये आंख मीच के याद रखना है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस रहेगी। अब जो परपेंडिकुलर है बच्चा वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि जैसे जिस वर्टेक्स आपको एंगल दिया होगा उसका सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो आपको ये बात भी अच्छी खासी याद रखनी है, क्योंकि यही आपको क्या करती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि कभी तो परपेंडिकुलर, क्योंकि आपकी आदत हो जाती है कि एक खड़ी वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलने की, पर ऐसा नहीं है। मैंने ये दो डायग्राम पास में बनाए हुए भी है। आपकी बुक में एडजेसेंट साइड बोला जाता है और अपोजिट साइड बोला जाता है, पर हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी क्या होता है, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें रेशियो वगैरह बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो हमने इनके नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो जो जिस जगह पर आपको एंगल दिया हो उसके सामने वाला जो साइड होगी वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपको एंगल दिया हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। हाइपोटेनियस तो सभी को याद रहता है कि 90 के सामने की लाइन जो होती है हाइपोटेनियस होती है, पर परपेंडिकुलर के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो, जिससे आपकी बहुत सारी गलतियां होती है। तो आपको याद रखना है, जिस जगह से आपको एंगल दिया होगा तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वही आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एंगल दिया तो उसके सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बची हुई साइड बेस, सीधी सी बात है, तो फिर बेस को याद करने की जरूरत नहीं, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे याद रखिए कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 एंगल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कौन सा होता है, 90 एंगल सबसे बड़ा होता है। पर किसी भी एंगल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी है कि भाई जिस साइड जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी अपोजिट वाली साइड जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, मतलब कि हाइपोटेनियस यहाँ पे बाकी दो बची हुई साइडों से सबसे बड़ी होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको एक पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 6 में पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 से, तो वो पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना वो बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा क्या होता है भैया, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, और ये भर भर के आपके
ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में लगेगी, क्योंकि हमें कोई एक साइड दी रहेगी तो दूसरी साइड फाइंड करने के लिए हम इसी तरीके का हाइपोटेन्यूज का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सर आप बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एंगल और साइड की बात होती है, तो अपन देखते हैं एंगल और साइड की बात कैसे होती है। तो सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री आई तो इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल में देखा कि यार इनके एंगल और साइड के बीच में कुछ ना कुछ रेशियो, मतलब कि कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग एंगल बनाए और राइट एंगल बना बना के देखे कि ये 1 डिग्री का राइट एंगल बनाया, 2 डिग्री का राइट एंगल, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग डिग्री के 90 डिग्री तक के उन्होंने अलग अलग ट्राइंगल बना के देखे। और जब भी वो ट्राइंगल बनाते थे तो वो इनकी साइडों को आपस में डिवाइड करते थे। किस तरह से डिवाइड करते थे कि भैया हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, हाइपोटेनियस को बेस से डिवाइड कर दिया, फिर आपके परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया। तो हमने हर एक साइड को एक एक करके डिवाइड करके देखा। तो जब भी ये अलग अलग साइडों को डिवाइड करके देखते तो इन्होंने हर एंगल के ऊपर क्या देखा कि भाई देखो राइट एंगल तो एक इतना छोटा राइट एंगल भी बन सकता है, कितना छोटा बन सकता है, इतना छोटा भी बन सकता है, और एक राइट एंगल आपका इतना बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, अब एक छोटे एंगल में जो ये एंगल है ये तो सेम रह सकता है ना। मानो मैंने एक राइट एंगल बनाया जिसमें ये एंगल मान लो 30 का है, और एक ये बड़ा वाला एंगल बनाया, तो ये ट्राइंगल बनाया, तो इसमें भी ये एंगल 30 का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई एंगल जो है वो यहाँ पर इस लाइन के लेंथ से डिपेंड नहीं करेगा। मैं कितनी भी लंबी लाइन कर दूं ये एंगल कभी चेंज होगा क्या? ये तो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका मतलब है कि मैं ट्राइंगल बड़ा बनाऊं तब भी मेरा एंगल तो फिक्स रहेगा। तो मैंने जब ये एक एंगल को फिक्स करके अलग अलग बड़े बड़े ट्राइंगल बनाए, और बड़े बड़े ट्राइंगल बनाते समय मैंने क्या किया, इनकी साइडों का डिवाइड किया। अब साइडों को जब डिवाइड किया तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जब मैं डिवाइड करता हूँ इन्हें तो एक फिक्स रेशियो मिलता है। मुझे क्या मिलता है? फिक्स रेशियो मिलता है। तो उन्होंने इसी को कंक्लूड करते हुए कुछ फिक्स रेशियो अपने को बना के दे दिए। क्या कर दिए? कुछ फिक्स रेशियो अपने को बना के दे दिए, और इन्हीं रेशियो को अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो रेशियो आता है इसे अपन कहते हैं साइन ऑफ एंगल ए। मानो कि एक एंगल ए है, उसका साइन आपको पूछा गया। ठीक है, तो देखो ये साइन, कॉस, कोसेक, ये और कुछ नहीं, ये कुछ एंगल के रेशियो के नाम है। ये जैसे आपके नाम चिंटू पिंटू जो आपका नाम होता है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी कुछ एंगल लिए, और उन एंगलों को लेते समय उन्होंने इन साइडों का रेशियो लिया। मतलब कि साइडों का रेशियो लिया, उन साइडों को उन्होंने कुछ नाम दे दिए। मान लो कि उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया। क्या किया? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया और बोल दिया कि ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ए है। क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उन्होंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया और उसे बोल दिया साइन ऑफ एंगल ए। मतलब कि साइन ऑफ एंगल ए कुछ नहीं है, एक नाम है। किस चीज का नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो रेशियो है उसका नाम उन्होंने बोल दिया साइन ऑफ एंगल ए। तो ये एंगल ए के सामने मैंने एंगल ए को कंसीडर करते हुए, जब मैंने एंगल ए को देखा, मैंने एंगल सी को नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ एंगल ए को देख रहा हूं। बी तो 90 है, सी कुछ भी हो सकता है, जो एंगल ए है मैंने उसको देखते हुए परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया तो मैंने इसको एक नया नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने इसको? साइन ऑफ एंगल ए। अब इसी तरीके से जब मैंने बेस को, किसे? बेस को डिवाइड किया आपके हाइपोटेनियस से, तो मैंने इसे नाम दे दिया कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्या नाम दे दिया? कोसाइन ऑफ एंगल ए। इस तरीके से मैंने हर एक साइड का क्या किया, एक दूसरे से डिवाइड किया और उनका नाम देता चला गया। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई उन्हें अलग अलग साइडों को डिवाइड करते गए और उन साइडों के नाम देते गए। तो ये और कुछ नहीं है, कुछ रेशियो हैं, उनके अपन नाम दे दिए। जैसे जब भी मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का डिवाइड करता हूं तो मैं इस चीज को बोल देता हूं साइन ऑफ एंगल ए। जब भी मैं बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करता हूं तो मैं उसे बोल देता हूं कोसाइन ऑफ एंगल ए। जब भी मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करता हूं तो मैं उसे बोल देता हूं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। और जब भी मैं हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करता हूं तो मैं उसे बोल देता हूं कोसाइन ऑफ एंगल ए। और मैं जब भी हाइपोटेनियस को बेस से डिवाइड करता हूं तो उसे बोलता हूं सेकेंड ऑफ एंगल ए। और जब भी बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करता हूं, क्योंकि इतनी ही साइड है और इतना ही क्या हो सकता है आपके
रेशियो बन सकते हैं, इससे ज्यादा रेशियो बन सकते हैं कि आपने देखा कि एक बार मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया, तो एक एक करके मैंने सभी को सभी से डिवाइड करके देख लिया। तो यहाँ पे मेरे पास में 6 अलग अलग रेशियो बन के आते हैं, इनके मैंने 6 के अलग अलग नाम दे दिए। क्या कर दिए? 6 के अलग अलग नाम दे दिए। साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस साइन ऑफ एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेंट ऑफ एंगल ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेकेंड ऑफ ए हाइपोटेनियस अपॉन बी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या सर हम बार बार साइन ऑफ एंगल ए कोसाइन ऑफ एंगल ए इतना बड़ा बड़ा बोलेंगे क्या? नहीं, इसके लिए अपन ने कुछ शॉर्ट फॉर्म निकाले बच्चा। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं भाई? हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए, क्या लिख देते हैं? साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आपका आता है कॉस ए, है ना, कोसाइन को अपन ने शॉर्ट फॉर्म दे दिया कॉस ए, इसको कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल ए को अपन ने शॉर्ट फॉर्म दे दिया टेन ए, क्या बोल दिया अपन ने? टेन ए। और टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। उसके बाद में आपका कोसेंट ऑफ एंगल ए, इसे अपन ने नाम दे दिया कोसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आपका होता है सेकेंड ऑफ एंगल ए, तो सेकेंड आपका हो गया, सेकेंड को अपन ने बोल दिया सेक, क्या बोल दिया? सेकेंड को अपन ने शॉर्ट फॉर्म में सेक बोल दिया बच्चा, सेक, सेक ए। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और फिर आपका कोटेंजेंट था, उसे अपन ने कॉड बोल दिया, और कॉड इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये अपन ने इनके शॉर्ट फॉर्म बोल दिए। देखो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि साइन ऑफ ए, साइन इंटू ए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये जो साइन ए है ये शॉर्ट फॉर्म है साइन ऑफ एंगल ए का। क्या है बच्चा? साइन इंटू ए बिल्कुल नहीं है। इस चीज का अच्छा खासा ध्यान रखें कि यहाँ पे इंटू नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है? साइन ए जो है साइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? साइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म साइन ए है। साइन इंटू ए अलग थिंग है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होता कभी भी साइन ए लिखा है, क्योंकि अभी तक हम जब अलजेब्रा पढ़ते आए हैं तो हम लिखते हैं कि ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे साइन ए का मतलब सिर्फ इतना है कि ये साइन ए जो है, हम बार बार इतना बड़ा साइन ऑफ एंगल ए ना बोलते हुए साइन ए बोल देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया हमने। क्या कर दिया? शॉर्ट फॉर्म कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया? शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया बच्चा। अब देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि भाई यदि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर को ये नीचे डिवाइड, परपेंडिकुलर का ऊपर और नीचे क्या कर दूं? मैं डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं? पी का इस वाले में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन एच अपॉन पी। ठीक है, और एच अपॉन पी क्या होता है आपका? कोसेक ए होता है। देख रहे हो? तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, या मैं कहूं कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बेस का ऊपर नीचे डिवाइड करो तो ये 1 अपॉन एच अपॉन बी हो जाएगा, और एच अपॉन बी को आप क्या बोल सकते हो? सेक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेक। तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक ए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? 10 में ये बेस में ऊपर नीचे परपेंडिकुलर का डिवाइड कर सकते हो, तो ये 1 अपॉन बी अपॉन पी हो जाएगा, और 1 अपॉन बी पी आपका क्या कहलाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई कॉसेक ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है, सेक ए कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखो यदि मैं टेन ए को उठाता हूं और टेन ए को मैं टेन ए इजिकल टू आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो मैं दोनों ऊपर नीचे 1 अपॉन हाइपोटेनियस का मल्टीप्लाई ऊपर करता हूं और नीचे भी 1 अपॉन एच हाइपोटेनियस का मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चा? साइन ए होता है। तो टेन ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस ए होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि टेन ए इजिकल टू जो होता है 1 अपॉन कॉट ए होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि कॉट
ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 ए, और 10 ए की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, क्या निकाली, साइन ए अपॉन कॉस ए 1/, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉट ए इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा कॉसेक ए अपॉन साइन ए, क्या देखने को मिलेगा, कॉस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम कुछ आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल देखने को मिल रहे होंगे इस जगह पर। एक ट्राइंगल आपका ए एम पी है, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी है, एक ट्राइंगल आपका ए एन क्यू है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो एंगल ए है वो तीनों में क्या है, सेम है। क्या है, तीनों में सेम है। और हम ये कहते हैं कि भाई ये जो एंगल है ये तीनों जगह एंगल सेम है, तो जब भी मैं परपेंडिकुलर पीएम का रेशियो पीएम अपॉन ए एम, बी सी अपॉन ए बी और टू एन अपॉन ए एन, ये तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यही बात मैंने अभी आपको पहले समझाई थी कि जब भी मैं एंगल को सेम रखता हूं तो मैं ट्राइंगल कितना ही छोटा कितना ही बड़ा क्यों ना बनाऊं, हमेशा मेरा रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा। इस चीज को हम सिमिलर ट्राइंगल, आप अभी सिमिलरिटी पढ़कर आए हो और सिमिलर ट्राइंगल से आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप किस तरह की सिमिलरिटी लगा सकते हो, जैसे कि ट्राइंगल ए एम पी में आप देख रहे हो कि एंगल ए इसमें कॉमन है और यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, तो आप एंगल एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो किसके बीच में, ट्राइंगल ए एम पी सिमिलर है ट्राइंगल ए पी सी के। कैसे सिमिलर है, क्योंकि एंगल ए दोनों में इक्वल है और एंगल एम जो है वो दोनों, एंगल एम और एंगल बी जो है वो दोनों में 90 डिग्री है। और हमें पता है एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी होती है, यदि मैं दो एंगलों को इक्वल बता दूं तो उन्हें सिमिलर बता सकता हूं। और मैंने जब सिमिलर बता सकता हूं तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बच्चा, क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम हो जाएंगे। तो इसी चीज से मैं क्या कह सकता हूं कि भैया जो आपका पीएम अपॉन सी बी है वो इक्वल होगा आपके ए एम अपॉन ए बी के। ठीक है, तो यहां से आप चीजें बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो आप बता पा रहे हो कि इक्वल है, और सेम टू सेम आप ऐसा ही इसके अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ये ट्राइंगल दिख रहा है, एंगल ए कॉमन है, यदि मैं ट्राइंगल ए बी सी और ए एन क्यू लूं तो आप दोनों में क्या बता सकते हो कि भैया ये एंगल ए दोनों में कॉमन है और एंगल बी और एंगल एन जो है वो 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके क्या लग जाएगी, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी और सिमिलरिटी लग जाएगी, सिमिलर लग जाएगी, तो यहाँ पे भी रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस बात से हम प्रूव कर सकते हैं कि मैं ट्राइंगल छोटा बनाऊं या बड़ा, यदि मैं एंगल सेम रखता हूं तो इनके साइडों के रेशियो क्या आते हैं, हमेशा सेम आते हैं। और इन्हीं रेशियो को अपन ने कुछ स्पेशल नाम दिए, जिसे साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल बी ये कहते हैं, और इसके शॉर्ट फॉर्म को साइन ए, साइन बी, साइन सी, इस तरीके से हम नाम देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, अब भाई आपके पास में साइन ए का स्क्वायर है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, साइन ए के स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि भाई मैंने बताया कि यहाँ पे जो साइन ए है वो कदापि साइन ए इंटू ए नहीं है, क्योंकि इंटू में होता तो बोथ के ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आता है, क्योंकि हमें पता है ए बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है, तो हम क्या बताते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन ए तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, साइन ऑफ एंगल ए का। तो हम साइन के ऊपर हमें देखो, अब ये हमने सर ऐसा क्यों किया, इसी के ऊपर स्क्वायर रहने देते हैं, हाँ बिल्कुल रहने दे सकते हैं, पर यहाँ पे बच्चा अपने को ब्रैकेट लगाना पड़ता है। आपको क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट। तो हमारे यहाँ से ब्रैकेट से छुटकारा मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ब्रैकेट से छुटकारा मिल जाता है। तो हम मैथ में मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम चीजें कम लिखें। ठीक है, ज्यादा चीजें ज्यादा हम लिखना नहीं चाहते। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो ब्रैकेट के ऊपर, तो आप साइन ए के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो। पर आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई आपके पास में है साइन ए के ऊपर माइनस, तो आप इसे साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये आपकी 12th क्लास के अंदर आता है, तो ये चीज नहीं होती बच्चा, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि साइन किसी का पावर ऊपर पावर हो तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ए टू द पावर माइनस एम, तो अपन पावर को प्लस करने के लिए क्या कर देते हैं, ए टू द पावर एम कर देते हैं। ठीक है, नीचे डिवाइड में ले आते हैं, तो आप इसको भी साइन ए के ऊपर यदि इनवर्स है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो।
और 1/sin a अभी हमने पीछे देखा, 1/sin a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec a लिख सकता हूँ। तो किसी के ऊपर इनवर्स लगा है उसका मीनिंग ये होता है, ना कि ये। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है, बस ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, पर कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं सारे फॉर्मूले आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है। जितने फॉर्मूले आपको याद रहेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। साइन ए आपको दिया हो तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए आपको दिया हो तो आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपके पास में टेन ए हो तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता है जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखो इसको इसी तरह से याद करना है, आप सारी चीजों को याद करने जाओगे तो नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस एक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सीक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन जो होता है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी कोट, कोट है हाइपोटेनियस अपॉन कॉट ए हो जाएगा, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। साथ में आपने ये भी देखा कि जो साइन ए है वो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉसेक ए का, या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। इसमें कोई दो राय तो नहीं है, क्योंकि भाई आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आगे ऊपर नीचे ले जा सकते हो। आपके पास में कॉसेक ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए, या फिर सेक ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक ए। देखो दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए ना, कॉस है। आप टेन ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट ए, या फिर कॉट ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। साथ में आप लिख सकते हो टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए लिख सकते हो आप कॉस ए अपॉन साइन ए। अब अच्छा देखो, सिर्फ अभी आपके इसमें इतने फॉर्मूले हैं, यही सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज अभी हमें आने वाला है। साथ में यदि आप बार बार इसे भूल जाते हो तो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हो कि भाई बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो सोना से आपका साइन हो जाएगा, चांदी से आपका कॉस हो जाएगा, और तोल से टेन हो जाएगा। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक तो है, पर मैं इसे प्रेफर नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना कि आप यार याद ही कर लो ना, कहाँ आप पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और ये याद रखना चाहोगे। आप एक बार याद रख लो साइन कोस टेन, सिर्फ इतना याद रख लो, बाकी आप बस ये याद रखोगे कि भैया कोसेक सेक और कोड जो है वो रेसिप्रोकल है साइन कोस और टेन का, तो उसको आप अपोजिट करके ऑटोमेटिक लिख सकते हो। लगता जरूर है ये, लेकिन 10 से 15 बार 20-25 बार इसको लिखो और ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे पीछे आपकी रफ बुक होगी जो भरा गई होगी, तो उसमें बीच में जहां पर भी पेज बचे वहां पे हर जगह 10-15 बार 20-25 बार 50 बार इसको लिख कर देख लो और याद करके खत्म कर दो, क्योंकि ये ऐसा छोटा मतलब कि बार बार कब तक आप शॉर्टकट का सहारा लोगे, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा बाकी आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो आप इसको इस तरह से याद करके फिर वो भी कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि साइन ए आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, कोड जो होता है टेन का अपोजिट होता है। तो इस तरीके से आप उनको अपोजिट करके या रेसिप्रोकल बोलकर आप उनको फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसकी जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो आगे करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।